हेलो, नमस्कार और एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। जितने भी लोग ईद मनाने वाले हैं मंडे को, तो हम तो अगले वीक में मिलेंगे, तो इसलिए एडवांस में ही ईद मुबारक। कल हम और आप लोग जो बात कर रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे बातचीत रुकी थी। तो हमने कल 4 चीज़ों की बात की थी कि हाउ कैन यू मेंटेन योर वेट एट अ हेल्दी लेवल। और मेरा आज दिन बन गया जब हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं और बहुत 20 साल से एक दूसरे को हम लोग जान रहे हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस है उनकी, बहुत सारे हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके बताया कि उनको कल की जो टॉपिक थी वो अच्छी लगी, उनको रिसर्च अच्छा लगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आप सब भी इनमें से चीज़ों से कुछ-कुछ चीज़ें अपने जीवन में ला पाएँ और एक पॉजिटिव चेंज कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत वापस करते हैं। कल हमने 4 चीज़ों की बात की थी। पहला था न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो कि देखा गया है। गट माइक्रोबायोम की इम्बैलेंस, पेट में किस तरह की बैक्टीरियाज़ हैं आपके। अ, सूजन, इन्फ्लेमेशन एंड द इम्यून फंक्शन के बारे में बात की हमने। और लास्ट में हमने बात की थी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो वातावरण में जो केमिकल्स हैं वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, उसकी हमने कल बात की थी। तो शुक्रिया आप सब लोग जो भी लाइव ज्वाइन हो रहे हैं। सो सौरभ, पवन, विकी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हाय राजन, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे कि हमारी अगर मेटाबॉलिज्म जो है, हमारी जो बॉडी की जो पचाने की क्षमता है, जिस लेवल पे बॉडी काम करती है, अगर उसमें इम्बैलेंस है, उसमें ट्रबल है, तो भी वेट पे असर होता है। दूसरी हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारी हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स और कौन से हार्मोन्स इसको इम्पैक्ट करते हैं, अ, उसकी बात करेंगे। हमारी जेनेटिक मेकअप जो है, हम किस तरह के परिवार में पैदा हुए, कौन से जीन्स लेके पैदा हुए, वो भी क्या वेट को निर्धारित करता है, उसकी बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे कि सोशल कनेक्शन क्या होता है, आपके दोस्त, आपके आजू-बाजू रहने वाले हैं, उनके वजह से कैसे आपके वेट पे असर होता है। अब बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये और इंटरेस्टिंग भी है, तो साथ रहिएगा मेरे। सो लेट्स स्टार्ट। राजीव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। हमारी बॉडी में एक ट्रिलियंस, खरबों एनर्जी फैक्ट्रीज हैं और वो खरबों एनर्जी फैक्ट्रीज को जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये बड़ा ही अद्भुत सा प्राणी है। प्राणी मैं इसलिए बोलूंगा कि ये तो है हमारे हर कोशिका के अंदर में, बट ये हमारा नहीं है। ये बहुत पहले इवोल्यूशन में ये यूकेरियोटिक जो हमारी सेल्स हैं, इसमें एक बैक्टीरिया आके रहने लग गया और इतने अच्छे से रहने लग गया कि ये वो बैक्टीरिया और हमारी सेल ने मिलकर के एक ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ली, जिसको इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। वो हमेशा के लिए हमारा पावर हाउस बन के रह गया। तो जो बैक्टीरिया हमारे हर सेल में है, और जो लोग भी वायरसेस और बैक्टीरिया से डरते हैं, आप याद रखिए कि आपके सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कभी बैक्टीरिया हुआ करता था, तो वो रह गया हमारी बॉडी में और वो पावर हाउस ऑफ द सेल बन गया है। अभी ये इतना इंडिस्पेंसेबल हो गया है कि ये हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी हमें देता है, बना के देता है। कैसे, बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को लेके और जो हम खाना खाते हैं उसको लेकर के ईंधन में बदल देते हैं। अ, तो मतलब आप जैसे मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, पाचन क्रिया से, तो पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन नहीं, पचने के बाद उस ग्लूकोज का क्या होगा, उस फैट का क्या होगा, उस प्रोटीन का क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, अगर वो आपकी कैलोरीज को फास्ट बर्न कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट है। और अगर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया थके थके हैं और ठीक से पूरी कैलोरी बर्न नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि यू हैव गॉट अ स्लो मेटाबॉलिज्म। कनेक्शन देख लीजिएगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावरफुल या वीक कैसे होता है? हमारा नियंत्रण है क्या उसके ऊपर में? बिल्कुल है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को अपने बॉडी में डैमेज कैसे करते हैं? डाइट से। कौन सी डाइट से? बहुत सारा मीठा खाइए, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होती है। बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना खाइए, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होती है। इन्फ्लेमेटरी फूड्स लाइक रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है। और क्या हो रहा है कि ये जो, जब भी हम बहुत सारा चीनी, बहुत सारा मैदा और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवरलोड हो जाता है उनका, और उस ओवरलोड में उनमें डैमेज देखी गई है।
हाय गौरव, वेलकम। अभी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वातावरण में ही है, पॉल्यूशन की वजह से है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो ऑलरेडी हमें हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है उसको कम करते हैं। मर्क्यूरी एक जो कि फिश में पाया जाता है, खासकर समुद्री मछलियों में, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियाज को। स्ट्रेस, हिडन इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करते हैं। अभी देखिए, कल हमने बात करे थे गट माइक्रोबायोम की, कि हमारी बॉडी में कौन सी बैक्टीरिया हैं और क्या करती हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के बीच में हमेशा चलती रहती है। तो जब तक आपकी बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं, तब तक आप हेल्दी हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक चल रही है। बट जब भी अनहेल्दी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई, तो यू विल हैव अ इम्बैलेंस। तो आज मैं डॉक्टर जैक बुश एमडी हैं, उनकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें तो वो बोल रहे हैं कि जो रूट वेजिटेबल्स हैं, दे आर फैंटास्टिक सोर्स ऑफ increasing the gut microbial biome and which leads to better mitochondria in your body. तो बड़ी सिंपल सी सलाह दे रहे थे। मैं बाद में डीप डाइव करके अगली वीक आपको जैक बुश साहब की बात बताऊंगा। बट आज जो हम डॉक्टर मार्क हाइमन साहब की बात कर रहे हैं, तो जैक बुश साहब का कहना है कि आलू जो है वो खाते समय उसका छिलका ना हटाएं। कैरेट, फैंटास्टिक प्रोबायोटिक फूड, छिलका ना हटाएं। बल्कि छिलके में बोलते हैं वो सारी चीजें निकल जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को हाई फाइबर वो जो पसंद है। तो अब एक आदत के तौर पे हम आलू का छिलका हटा ही देते हैं। तो आज मैंने मैडम को बोला, मैडम अब से आलू का छिलका नहीं हटेगा। तो जो भी बोलते हैं, रूट वेजिटेबल्स आर फैंटास्टिक सोर्स एज अ प्रोबायोटिक। और ये जापानीज कल्चर, कोरियन कल्चर में कैबेज को, किमची को फर्मेंट करके, ये रेडिश को जो खाते हैं, चाइनीज कल्चर में भी खाते हैं। हमारे यहाँ अभी हमें याद है कि मूली की वो बनती थी, अचार बनती थी, एक तरह से फर्मेंट होता था उसका, उसको खाया जाता था। फैंटास्टिक सोर्स एज अ प्रोबायोटिक। लेट्स गो बैक टू दैट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है? ये सूजन को बढ़ाती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया स्लगिश हो रही है, वो अपना काम पूरी तरह से अच्छे तरह से नहीं कर पा रही है, तो क्या क्या चीजें होंगी? ओबेसिटी बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, हार्ट डिसीज होगी, डिमेंशिया, यहां तक याददाश्त जाने भी के पीछे भी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को जिम्मेदार ठहराया गया है। अभी आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो ठीक है, ये तो शरीर के अंदर था इतने सालों से, अभी आपने बता के डरा भी दिया है कि उसका डैमेज ये सब करता है। तो ये डैमेज रोकने के लिए या इसको अच्छे तरह से रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो पूरा हमारी जो टॉक है, ये इसी राउंड चलती है कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर कर पाएं, जिनको आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, बातचीत करके, अगर वो भी बोलते हैं कि हाँ आपको करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो एक और चीज़, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये एजुकेशन के लिए है, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट की तरह डॉक्टर से ये सवाल पूछ पाएं कि डॉक्टर साहब, ये जो मैंने पढ़ा है, ये जो मैंने सुना है, इसमें कितनी सत्यता है। आप भी इसमें रिसर्च करें थोड़ा। तो डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है, सबसे पहला, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको ईट रियल फूड, जो हम कल भी बात कर रहे थे, कि खाना ऐसा खाएं जो कि पैकेट से ना निकले, जो रियल खाना है। आज मैंने एक फोटो डाली थी, सुबह सुबह सब्जी लेने गए, तो इस लॉकडाउन के समय में भी हमें बहुत फ्रेश सब्जियां मिली। और फोटो में ज़्यादा फ्रेश इसलिए दिख रही हैं कि उनको बहुत देर तक रगड़ रगड़ के विम से धोया गया, पानी में धोया गया। तो जो भी लोग डिटर्जेंट से डर रहे होंगे, हम डिटर्जेंट पूरी तरह हटा देते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि बहुत हद तक पेस्टिसाइड्स भी आज, तो अभी बताइए ना, एक एक भिंडी को धोना, एक एक परवल को धोना, तो मैडम बोल रही थी कि भगवान ने काम बहुत बढ़ा दिया है। पता नहीं अब भगवान ने काम बढ़ा दिया कि भगवान ने हमें अपने शरीर में क्या जा रहा है उसके प्रति ज़्यादा सचेत कर दिया है। दो नज़रिए हैं देखने के। होल फूड खाने को बोलते हैं, मैदा बिल्कुल अवॉइड करने बोलते हैं। मोर मूव मोर, ज़्यादातर खड़े रहें, चलते रहें, बैठे ना, तेज चलना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना, उसके लिए रिकमेंडेशन है। कीप अ हेल्दी गट, पेट का ख्याल रखना, एंड टेक एनर्जी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। अभी कुछ उन्होंने न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हम खाएं तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। प्रणाम पापा। राजीव कुमार, ओल का भी चटनी बना, बिल्कुल। बिहारी भोज बिना ओल की चटनी के तो हो ही नहीं सकता पूरा, और बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो जिन लोगों को ये ओल की चटनी नहीं मालूम, ओल को सूरन बोलते हैं। विकी, व्हाट डू वी कॉल, सूरन ही बोलते हैं ना यहाँ पे, बताइएगा जरा। और हमारे बिहार में उसकी बड़ी शानदार सी जिंजर गार्लिक और टर्मरिक डाल के, और भी कुछ चीज़ें। तो इनफैक्ट राजीव जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसको तो हम खट्टा भी होने देते हैं, फर्मेंट होने देते हैं।
और ये बड़ी शानदार चीज़ बनती है। बट हालाँकि ये है, खाली भोज की भोज मिल जाती है। एक और प्रोबायोटिक चीज़ है जो कि काफ़ी हमारे यहाँ कल्चरली यूज़ होती रही है, वो है बेल। तो बेल का जो शरबत बनता था गर्मियों में, आज रुजुता दिवेकर जी ने एक पोस्ट डाला तो देख के बचपन की याद आ गई कि किसी को पेट में आँव होता था ना, काफ़ी तकलीफ होती थी स्टूल निकलने में, पेट में दर्द होता था, तो लोग बोलते थे बेल का शरबत पिला दो, इसको ठीक हो जाएगा। और वो जो गर्मी की जो कॉन्सेप्ट बोल रहे थे ना, वो गर्मी की कॉन्सेप्ट भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे ही हम बात समझ सकते हैं इसको। हालाँकि जो अगली बार हम डीप डाइव करेंगे तो हम आपसे कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे कि एक ही खाना अलग-अलग प्रकृति के लोगों को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। तो हम जाएँगे, मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोग, तो एक डीप डाइव हो सकता है अगले वीक में हम इसको कर पाएँ। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का कहना है कि कुछ बड़े भारी-भारी शब्द हैं, एसिटाइल एल कार्टिनाइन, अल्फा लिपोइक एसिड, कोएंजाइम Q10, तो ये सब डब्बे में बंद मिलने वाली सप्लीमेंट्स हैं। एक तो मोटा-मोटा सप्लीमेंटेशन के लिए मैंने बताया कि आप रिवाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो ठीक-ठाक है। मैडम भी कर रही हैं। अब मैग्नीशियम है, रिज़र्वेट्रॉल है, बट मैंने देखा कि ये क्या कौन से खाने की चीज़ खाएँ जिनसे हमें ये सब चीज़ों का नेचुरली हमें मिल सके। तो सबसे पहले आता है गुड क्वालिटी फैट, अच्छी क्वालिटी का फैट, जिसमें कल हमने बात की थी कोकोनट ऑयल, घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, साथ में मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल के ऊपर में कल राजीव जी सवाल पूछे थे, मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकली हमारे यहाँ खाया जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम मात्रा में लेकिन खाएँ उसको। क्लीन मीट की बात करते हैं कि जो पैस्चर रेज़्ड एनिमल्स हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स हॉर्मोन्स नहीं गए हैं, उनको खाने की रिकमेंडेशन है। नदी में मिलने वाली मछलियाँ, समुद्री मछलियों को मना करते हैं। वाइल्ड कॉट फिश, जिनको अलग से आर्टिफिशियल खाना खिला के बड़ा किया गया, वो नहीं कहते हैं खाने के लिए। हरी सब्जियाँ बिल्कुल खाने को बोलते हैं। नट्स, सीड्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी लिए बात करते हैं। ऐसे फल जो कम मीठे होते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। लीफी ग्रीन्स, जो साग है, आज बहुत मस्त साग लाल वाली मिली थी। क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जिसमें आपको कॉलीफ्लावर हैं, कैबेज हैं। हालाँकि एक और चीज़ है, ये जो कैबेज और कॉलीफ्लावर है, ये कुक करके खाने की बात है। क्यों? आगे हम आएँगे थायरॉइड के ऊपर में, जिनको हाइपोथायरॉयडिज़्म होती है, वहाँ पे थोड़ा ये कच्ची सब्जियाँ रॉ खाने में ना, वो और थायरॉइड के फंक्शन को स्लो करता है, तो हम बात करेंगे उसकी। All right. Saurabh is saying also hot and cold shower increases efficiency of mitochondria as per your previous session. Fantastic. So Saurabh, you are absolutely right. Hot and cold shower 10-20 seconds का जो आप जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, वो बेन ग्रीनफील्ड साहब की एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कि क्या 40 के बाद भी आदमी जवान रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, तो उस टॉपिक में। गुड, थैंक यू। राजीव जी बोले नेटवर्क इश्यू हो रही है। राजीव जी बताएं, यहाँ तो मुझे सब ठीक ठाक लग रही है, तो अगर आप वापस सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जरूर कंफर्म करेंगे, बाकी लोग भी। हाय सौरभ जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। कॉलीफ्लावर कैबेज की हमने बात कर ली। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट देने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में हम एक पहले से ही बहुत बड़ी एपिसोड कर चुके हैं, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ कि आप जब भी मोर नॉन ईटिंग आवर्स रखते हैं, ऐसे घंटे जिसमें आप नहीं खा रहे हो, मतलब अभी हम क्या कर रिस्ट्रिक्ट कि हमने अपना लंच जो है वो 1:30 बजे किया, ठीक है? रात को 9 साढ़े 9 बजे खाना खा लिया। तो एक 8-9 घंटे के पीरियड में हमने अपना खाना पूरा दिन का किया, उसके बाद हम फास्टिंग में रहे, तो 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, बताइए। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये क्या करती है, इट क्रिएट्स लेस माइटोकॉन्ड्रियल फ्री रेडिकल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी खाने की से जो चीज़ें निकली, फैट निकला, जो कार्बोहाइड्रेट्स निकले, उनको जो ब्रेक डाउन करता है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। तो जब भी आप उसको काम करने के लिए कम देते हैं, तो वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कम क्रिएट करता है, उसकी अंदर की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होती है। एक और चीज़, हाँ, फैट इज मोर इफिशिएंट एज अ फ्यूल एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में जब ब्रेकआउट होते हैं, तो ज़्यादा कार्बन रिलीज होता है, फैट से कम कार्बन रिलीज होता है। और डॉक्टर साहब ने तो किताब भी लिख दी है, ईट फैट टू बी थिन, ये डॉक्टर मार्क हैमन की किताब है।
कीप मूविंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की बात की जाती है। जो हमने आपको पहले भी एक बेन ग्रीनफील्ड साहब के टॉपिक में ही, सौरभ अगर आपको याद होगा तो बताया था कि आपको स्लो ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप 50 पुशअप कर लेते हैं, 50 ना करें, 5 करें, लेकिन इतने धीरे करें, उसको इतने धीरे करें कि 5 करने में आपकी हालत खराब हो जाए। तो 10 सेकंड तक नीचे जाएं, 10 सेकंड तक ऊपर आए, देखिए आप थक जाएंगे, आपके मसल्स थक जाएंगे, फिर आराम करें। तो मैं चाहता हूँ आप लोग तबाता, हाई इंटेंसिटी जो वेट ट्रेनिंग है उसको भी देखें। वजन उठाना एक बहुत अच्छा माना गया है, बशर्ते खाली वॉक करने से। तो एक तरह की बहुत ज़्यादा वॉकिंग की भी ज़रूरत नहीं, 30, 35, 40 मिनट्स की आपने अगर ऑल्टरनेट डे पे वॉकिंग कर ली, 7,000 के ऊपर अगर आपकी स्टेप्स जा रही हैं, देन इट्स फिट टू गो। सो डोंट डू ओवर डू इट एज यू एज, बट इंक्रीजिंग सडनली वेट उठा लेना, एक सिलेंडर आई उठा लेना, 20 लीटर का पानी का बॉटल उठाए उसको उठा के लेके चल देना, शॉर्ट इंटरवल में हाई इंटेंसिटी का काम कर लेना, अच्छी बात है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को भी मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए बोलते हैं कि मेडिटेशन करें, और मसाज एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। तो अगर आपके रूटीन में महीने में 1-2 बार फुल बॉडी मसाज की अगर ओपन होने के बाद चांस होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, बार बार इसकी बात हो रही है। तो हमारी बॉडी में दो चीज़ों के बीच में हमेशा चलती रहती है लड़ाई। एक है फ्री रेडिकल्स, और उसको नियंत्रित कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत सारे खाने की चीज़ों से मिलती है। जस्ट अ क्विक कंफर्मेशन, राजीव जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, सब ठीक ठाक है, ज़रा बताएं। होप हियर इट्स ऑल फाइन। I'll just pause for a second till the time I get confirmation from all of you. Hmm. Am I loud and clear? Just kindly confirm. Saurabh, Pavanji, Vicky, thanks for joining. Rajiv, Rafael, good evening. Gaurav ji, Roji, Thakur, Papa, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जस्ट अ क्विक चेक, मैं देखता हूँ क्या नेटवर्क इशू तो नहीं हो रही, यहाँ से तो ठीक ठाक दिख रहा है। ऑलराइट, सो विल गो अहेड। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको कैसे पता चले कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है? और पहले जो उसकी लक्षण है, फटीग, थकान महसूस होना, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, सुबह सो के उठे तो क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, रिंकल्स फॉर्म होना, बाल पक जाना, आंखों की रोशनी कम होना, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के एग्जाम्पल है। हेडेक होना, और आवाज से चिड़चिड़ापन होना, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होते रहना, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर मार्क लिपमैन और मार्क हाइमन दोनों का बोलना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की नींद हो रही कि नहीं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर यू एबल टू स्लीप प्रॉपरली? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल प्रिजर्वेशन, रात को जब भी आप सो रहे होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रिजर्वेशन होती है। साथ में एक बड़ा अच्छा काम होता है कि न्यूरल वेस्ट जो है, जो ब्रेन के अंदर में जो कचरा जमा होता है पूरे दिन भर में, उसकी क्लियरिंग होती है, उसकी सफाई होती है जब भी आप सो रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग सनलाइट, अगर धूप में आपको थोड़ी देर चलने का, घूमने का मौका मिले, बिल्कुल सनलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा ओवर डोज ना लें, लेकिन धूप में चलना घूमना अच्छा माना गया है। एक्सपोजर टू कोल्ड, क्विक बर्स्ट ऑफ कोल्ड, तो ये बेन ग्रीनफील्ड साहब की जो बात हम कर रहे थे सौरभ की, 20-30 सेकेंड्स ठंडे पानी में नहाना, और ठंडे पानी और गर्म पानी के बीच में ऑल्टरनेट करना। तो होता क्या है कि जब भी आप बहुत एक सडन, जैसे ठंडे पानी को बर्फ डाल के थोड़ा सर के ऊपर डालें, तो बॉडी को एक शॉक सा लगता है, और इस शॉक में वो सर्वाइवल के मोड में जाती है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि सर्वाइवल मोड में जाएंगे तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी प्रोडक्शन सडनली बहुत तेज बढ़ जाती है। किसी का कमेंट आया नहीं अभी तक, लगता है कुछ दिक्कत है, तो हम जरा एक क्विकली चेक कर लेते हैं। सोनी, वीडियो आ रही है क्या?
ओके तो बताइए, यहाँ से चल रही ओह थैंक यू सो मच। ओके गुड गुड गुड, थैंक यू विकी फॉर कंफर्मिंग। मैं थोड़ी चिंता में चल गया था कि क्या खुद से तो बातचीत नहीं हो रही है। एक एपिसोड में हो चुका है हमारे साथ कि पूरी एपिसोड खत्म हो गई और पता चला कि हम अकेले खुद से ही बात कर रहे थे। सो कमिंग बैक टू कोल्ड शावर, जब भी आप ठंडा बहुत ठंडे पानी से, थैंक यू सौरभ, जब बहुत ठंडे पानी से आप नहाते हैं ना तो बॉडी को शॉक लगती है, और उस शॉक में तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ा दो। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या है, नए नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होना। सो कोल्ड शावर इंपॉर्टेंट है। तो अभी गर्म पानी से जिनको नहाने की आदत हो गई है, थैंक यू सुप्रिया, या कंफर्म कंफर्म, थैंक यू बेटा। तो जिनको गर्म पानी से नहाने की आदत है, थोड़ा चेंज करें, उसमें ठंडा पानी भी रखें और ऑल्टरनेट करके देखें। बहुत ही अच्छा माना गया है इसको। आपको जानकर जो इंड्योरेंस एथलीट्स हैं वो तो बाप रे, एकदम पूरा बर्फीला पानी, 4-5 डिग्री वाला जमा हुआ पानी, उसके अंदर में अपनी इंड्योरेंस देखते हैं कि कौन 1 मिनट 2 मिनट तक रह सकता है। मैं वो करने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्लोली स्लोली ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करके देखें आप। अभी हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, विच इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसमें सबसे जो प्राइमरी हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज और वेट के ऊपर में जिसका असर है वो इंसुलिन। मतलब वेट गेन और डिसीज दोनों का इंसुलिन से बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दो चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है, फैट स्टोर होएगा कि फैट बर्न होगा। अब यहाँ डॉक्टर साहब की किताब की बात आ गई, ईट फैट गेट थिन। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इस किताब के ऊपर में किताब पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं डॉक्टर मार्क हाइमन की वेबसाइट पे। बाकी जो दूसरे हार्मोन्स हैं, और यहाँ पे जब हार्मोन की बात आएगी ना तो मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छे डॉक्टर से, एक एमडी फिजिशियन से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, अगर आपको कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो आपको बात करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ी डेलिकेट सी बात है। और ये क्या है ना, ये हार्मोन से हमारी बॉडी को पूरा चलाते हैं। तो आप कैसा महसूस करते हैं वो भी एक हार्मोन नियंत्रित करता है। आपको याददाश्त है कि नहीं है वो भी एक हार्मोन नियंत्रित करता है। आप रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे वो भी एक हार्मोन नियंत्रित करता है। तो एक एक बड़ी ही एक मैजिकल जादुई चीज है ये हार्मोन। तो इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो सुपर स्पेशलिटी में गिने जाते हैं। अभी सबसे पहले हम एक्चुअली 3 हार्मोन की बात करने वाले, थायराइड की बात करेंगे, कॉर्टिसोल की बात करेंगे, और 6 हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनकी बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आप लोगों ने सुना होगा कि किसी में अगर वेट की इश्यूज होती हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं काइंडली चेक योर थायराइड लेवल। तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा। अभी देखिए यूएसए की डेटा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, थायराइड क्या है, ये पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है जिससे हार्मोन्स रिलीज, थायराइड हार्मोन जो है, तो अगर वो आपकी बॉडी में कम हो जाए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अमेरिका में 5 में से 1 औरत को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और 10 में से 1 मर्द को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। बट आधे से ज्यादा इसमें जिंदगी में कभी डायग्नोज ही नहीं हो पाते। यूएसए की बात हो रही है, तो अपने यहाँ हो सकता है कि चांसेस इसके ज्यादा हो सकते हैं कि ज्यादा लोग हाइपोथायरॉयडिज्म से अफेक्टेड हो, उनको पता भी ना चले। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू नायक जी। कुछ प्रकाश डालिएगा हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर में, आपने काफी पढ़ाई की हुई है इसके ऊपर। तो कौन सी चीजें हैं जो कि आपके थायराइड को इम्पैक्ट करती हैं, डाइट कैसी है आपकी, आपकी जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या कुछ डिफिशियंसीज हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव इन योर लाइफ इज आल्सो अफेक्टिंग योर थायराइड प्रोडक्शन, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, कौन सी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो आपके आसपास हैं, वो भी एक तरह से थायराइड को इम्पैक्ट करते हैं। और इसमें एक जो कॉमन चीज़ जो निकल के आई है, जो कि आजकल यूएस यूके में बहुत चल रही है, वो है ये देखा गया है कि जिन लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म हुई है उनमें से ज़्यादातर लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट थे। ग्लूटेन कहाँ होता है, गेहूं में। तो आपको पता ही नहीं कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में थायराइड के लेवल्स को कम कर रहे हैं। कुछ नहीं, खाली उनके खाने से ब्रेड, पास्ता, गेहूं की चीज़ें, उसको खाली हटाया गया, उस आदमी के थायराइड लेवल फंक्शंस ठीक हो गए। तो ये एक डॉक्टर से बात करके ये चेंजेस अपने अंदर में लाए जा सकते हैं। बट कॉमन कॉज में एक ग्लूटेन इंटॉलरेंस देखी गई है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस के अलावा क्या चीज़ें हैं जो थायराइड के फंक्शंस को इम्पैक्ट करती हैं?
पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड होता है, मर्क्यूरी है, जो कि कहीं ना कहीं से हमारे खाने में मिल जाता है। अब कुछ जगहों पे तो जैसे बिहार में एक गंगा का बेल्ट है, वहाँ पे आर्सेनिक पानी में ही पाया जाता है, और बहुत सालों तक लोगों को पता नहीं था कि इस खास इलाके के लोग बीमार क्यों होते, इस तरह की बीमारी क्यों होती। पता चलो तो पानी का जो वाटर टेबल है उसमें ही आर्सेनिक की मात्रा डेंजरस थी। हालांकि द रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स जो कि गांव में भी आ गए हैं, आपको ये याद होगा वो हैंड पंप का पानी गांव का, तो हमें तो अभी भी याद है वो हैंड पंप का पानी सुबह सुबह। मुझे याद है गांव के, हमारा जो घर है वो 100 साल से पुराना, अभी तो 125-30 साल पुराना हो गया। वहां पे एक हैंड पंप था, तो उसका जो पानी निकालते थे एकदम बहुत ही आयरन वाला फील, लोहे का गंध नहीं आता वैसा, और हम वही उसको पीते थे। और एक और चीज नोटिस करी थी, हमारे नानी के यहाँ जब हम रहते थे तो हमारे सब ठीक ठाक रहता था, बट हमारे गांव में जगदीशपुर आने पे कॉन्स्टिपेशन की एक शिकायत होती थी लोगों को। बहुत सारे लोग थे हमारे गांव में जिनको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अभी काफ़ी वो गैस की जो और अपच की जो बीमारी है वो खाली आरओ प्लांट और वाटर फिल्ट्रेशन होने से, पानी शुद्ध होने से ही बहुत सारी बीमारियां पेट के रिलेटेड कम हो गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे खाने में हैवी मेटल्स पानी में जा रहा है, क्या वो इम्पैक्ट करती है। आपके बॉडी में जिंक की लेवल कितनी है, आयोडीन कितना मिल रहा है आपको, क्या ओमेगा 3 फैट्स मिल रहे हैं आपको। अभी ओमेगा 3 से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आज की रिसर्च में वापस निकल के आई है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो आपको एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, एक फिजिशियन से दिखाना होगा जो इसको पकड़ पाए। यहाँ पे जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर शिकायत है, ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुके हैं, तो आप रॉ सब्जियां जो हैं, खासकर जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं उनको कम खाएं, पकाकर खा सकते हैं। मतलब साग वगैरह जो है उसको पकाकर सैलड में कैबेज डाल के सीधे ना खाएं। आयोडाइज सॉल्ट लेना एक अच्छी बात मानी गई है, जो हमारे यहाँ तो नॉर्मली अभी चालू है। पम्पकिन सीड्स, काफ़ी जिंक होता है उसमें, पम्पकिन सीड्स में। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको काफ़ी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल जाते हैं। ये हो गई थायराइड की बात। दूसरा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल। अभी कॉर्टिसोल क्या है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। खाली स्ट्रेस ही नहीं करता है, बहुत सारे काम करता है। बट डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि आप अपने आप को सोच सोच कर दुबला या सोच सोच कर पतला कर सकते हैं। आई मीन सोच सोच कर दुबला पतला एक ही चीज हो गई, सोच सोच कर मोटा कर सकते हैं या सोच के पतला कर सकते हैं। कैसे, आगे बात करते हैं। तो जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेसफुल थॉट्स एक्टिवेट्स मेटाबॉलिक पाथवेज टू कॉज वेट गेन। जब भी आप चिंतित होते हैं, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आप एक ऐसी मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जो कि वेट को बढ़ाता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। अभी कॉर्टिसोल जो है ये क्या काम करता है? कॉर्टिसोल एक एड्रिनल हार्मोन है, और ये आपको मदद करता है तेज दौड़ने में। आप ज्यादा दूर देख पाएंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह सुन पाएंगे जब भी कॉर्टिसोल रिलीज होती है। आपकी बॉडी में सडनली बहुत तेज एनर्जी आ जाती है, आप भाग सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये सब तो अच्छा ही है, लेकिन ये तब रिलीज होता था पहले कॉर्टिसोल जब भी हम जंगलों में थे, ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ 1000 साल पहले ही। जब ये खेती बाड़ी नहीं होती थी तो हमारा काम क्या था, हंटिंग करना। अभी मान लीजिए आपने एक बहुत ही खतरनाक जानवर देख लिया, तो उस समय सडन बर्स्ट ऑफ कॉर्टिसोल इन योर बॉडी, सर्वाइवल हार्मोन है ना, तो या तो आप लड़ेंगे नहीं तो आप भाग जाएंगे। लेकिन जब भी सच में डेंजर होता था, अभी क्या हो गया, कोई जानवर अटैक नहीं कर, शायद आपके आजू बाजू में किसी को कोरोना है भी नहीं, फिर भी आप सुबह से शाम तक कोरोना की न्यूज सुन सुन करके अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाए हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं मालूम है, ये तो आप रन फास्ट, जो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सब करने के अलावा, ये कॉर्टिसोल जब भी आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में होती है, वो आपकी बॉडी के डाइजेशन को रोक देता है। आपको जब भी शेर से लड़ना है या भागना है, उस समय आप खाना पचाने पे ध्यान देंगे कि शरीर में ज्यादा खून देकर के भागें, ग्लूकोज रिलीज होती है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अभी कंटिन्यूस क्रोनिक स्ट्रेस ये हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बना के रखता है। और उससे क्या होता है, आपकी हाई ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो हमेशा बढ़ी रहेगी, आपकी बॉडी में बेली फैट बनेगी। जो लोग जितने स्ट्रेसफुल रहेंगे उनके पेट पे उतना ही चर्बी जमा होगा, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी रहेगी, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े रहेंगे। याद रखिए कोलेस्ट्रॉल हम खुद बनाते हैं, हमारा जो लिवर है ना वो कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लोग प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं उनका बाय डिफॉल्ट, बाकी कोलेस्ट्रॉल कहां से हमें मिलता है,
डेयरी से आता है, चिकन से आता है, मटन से आता है, फिश से आता है। जो लोग प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं तो उनको फाइटोस्टेरॉल मिलते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो उसको बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं करती, निकाल देती है। ख्याल रखिएगा इसका। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑल्सो रिलीजेस कॉजेज मसल लॉस। तो आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। अरुण नायक जी बोले आर्सेनिक एंड क्रोमियम सीन इन साउदर्न बिहार। बिल्कुल सही बोले, गंगा का जो तराई वाला बेल्ट है वहां पे आर्सेनिक की मात्रा पाई गई थी। अभी आपको स्ट्रेस लेवल और अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, योगा, डीप रिलैक्सेशन। कुछ दिन में कुछ ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ में जिसमें आपको प्लेजर आए, कि आपको मजा आए वो करने के लिए। चाहे वो अपने दोस्तों से बातचीत करना हो या वीडियो कॉल ही कर रहे हैं, 4 लोग बंकस कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस रिलीवर होता है, जहाँ पे कुछ धंधे की बात नहीं, कुछ काम की बात नहीं, ऐसे ही बचपन की यादें लेके बढ़े हैं। तो हमारे हैं 4 चौकरी, रात को हम लोग जुटते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में 8 साढ़े 8 बजे कॉल होती है, तो हम सब भाई लोग मिल करके बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो ये बात होगी कॉर्टिसोल की। और आखिरी जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्स हार्मोन की इम्बैलेंस। हमारे, चाहे आप मर्द हैं कि आप औरत हैं, आपके बॉडी में दोनों हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन भी हैं, टेस्टोस्टेरोन भी है। तो वो जो अर्धनारीश्वर वाला था ना, शिव का रूप हम सब में है, हम सब में फेमिनाइन भी है, हम सब में मैस्कुलाइन भी है, दोनों का मिश्रण है हम। बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाए तो वेट बढ़ती है। अब एस्ट्रोजन के लेवल्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में? खूब चीनी की चीजें खाएं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, अल्कोहल खूब सारा लें, आपकी एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाएगी। फाइबर कम कर दें, एस्ट्रोजन के लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे। अभी पेस्टिसाइड्स जो हैं वो भी एस्ट्रोजन के लेवल्स को बढ़ाती हैं। इनफैक्ट प्लास्टिक में जो एक केमिकल है, बिस्फेनॉल ए बोलते हैं, जो कि पानी में भी लीच होता रहता है, तो वाटर बॉटल्स में भी वो धीरे धीरे निकलता रहता है, उसको जीनो एस्ट्रोजन बोलते हैं। मतलब आर्टिफिशियली मेड एस्ट्रोजन, बट बॉडी में वो एस्ट्रोजन के जैसे ही काम करता है। तो जो लोग बहुत मोटे हैं, और वो देखिए आपके आजू बाजू कितनी प्लास्टिक है। आप में से कुछ लोगों ने माइक्रो प्लास्टिक सुना है? समुद्री मछलियों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाई जाती है। वो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, हमने इतने हजारों टन प्लास्टिक बना करके समुद्र में छोड़ा है, डंप कर करके, कि वो इतने माइक्रोन्स में आ गया है कि मछलियों के बॉडी में होता है। और वो जब मछलियां हम खा रहे हैं, समुद्री मछलियां खासकर बात कर रहा हूँ, तो आप साथ के साथ जीनो एस्ट्रोजन ले रहे हैं, जो कि बॉडी में मोटापे को बहुत जल्दी बढ़ाती है, डायबिटीज को भी बढ़ाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब का बोलना है कि आप अगर समुद्री मछलियाँ ज़्यादा सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ के चांसेस आपके बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। अभी औरतों में अगर एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाए तो उनको कैसे मालूम पड़े कि एस्ट्रोजन की लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ गई है? तो फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट जो है टेंडर फील होते हैं, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, सूजन, पूरा एक फुला फुला सा बॉडी होना। जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीएमएस जो होता है, जब ये उनकी वो बुरा होता है। फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन होना एस्ट्रोजन ज़्यादा लेवल होने के ऊपर है। जो पीरियड्स होते हैं मंथली, वो हैवी ब्लीडिंग होना, उसमें ये भी हाई एस्ट्रोजन लेवल्स की निशानी है। मर्द में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए तो लॉस ऑफ बॉडी हेयर, इंक्लूडिंग बॉडी हेयर फ्रॉम चेस्ट, लेग्स, आर्म्स, बियर बेली, पेट ऐसा गोल हो जाना, मैन बूब्स फॉर्मेशन। और ये जो लो टेस्टोस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन कम होगी। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से मिलती है आपको? टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में, अगर आप मर्द हैं और कम है, तो आप में एजिंग जो है वो फास्ट होगी, आप जल्दी बूढ़े होंगे। अगर आप एक्सरसाइज ना करें, बहुत सारा अल्कोहल कंजम्पशन करें, हमेशा स्ट्रेस में रहें, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन चारों तरफ आपके पास आजू बाजू रहे, तो आप में तो डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों साथ में है, दैट मीन्स आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल नीचे 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 जाते जाएंगे। अगर आप में पिट्यूटरी प्रॉब्लम है, जो कि एक इंडोक्राइनोलॉजिस्ट पकड़ सकते हैं, तो भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। अभी लो टेस्टोस्टेरोन होने का मतलब मर्द लोगों के लिए क्या होता है? आपकी बॉडी में मसल्स कम होने लगेंगे, आप फैट ज्यादा बॉडी के ऊपर में जमा करना चालू करेंगे, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगी, थकान महसूस होना, मेंटल फ्लॉग, क्लैरिटी नहीं, फॉग नॉट फ्लॉग, बोन लॉस होना, आपके बोन्स कमजोर होंगे, और दैट मे लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो, जो कि ब्रिटल बोन सिंड्रोम बोलते हैं, कि छोटा सा कुछ चोट लगा, गिरे और हड्डियां टूट गई। टेस्टोस्टेरोन। हालांकि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन डॉक्टर मार्क हाइमन साहब बता रहे हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, या फिर जो भी सेक्स हार्मोन्स हैं, वो किस चीज से बनती है बॉडी में? बताएं, एनीबडी, जस्ट क्विकली टेल मी।
सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब जो है हमारी बॉडी में किस चीज से बनती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अच्छा, ये मेरी घड़ी बता रही है 45 मिनट हो गया, बैठे हो, हिलो यहाँ से, तो ये भी एक अच्छा काम करती है। एवरी 45 मिनट्स अगर आप बैठे हैं तो रिमाइंडर देगी अभी चलने का समय हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट करना। तो मैं तो अक्सर यहाँ अभी भी जो लॉकडाउन सिचुएशन, इसमें भी आधे दिन खड़े होकर कुछ काम करते हैं। तो कहीं पे लैपटॉप ऊंची जगह पे रखी, वहाँ पे खड़े होकर काम किया। चलिए, जवाब नहीं आ रहे हैं, शायद आपने टाइप किया होगा, मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं, खासकर टेस्टोस्टेरोन है, ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो अगर मान लीजिए, अगर आप ऑलरेडी एक लो फैट डाइट पे हैं, क्योंकि आपको बता दिया कि फैट खराब है, तो एक तो आप फैट पहले से कम ले रहे हैं, ऊपर से डॉक्टर ने आपको बोला आपको वो भी खाइए कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा, मतलब क्या होगा, आपकी जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसके लेवल्स इंपैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ से आप फैट खा नहीं रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से दूसरी बात बनेगी, और उसके बाद ऊपर से आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई खा ली, तो आपके जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम हो गए, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। करना क्या है, अच्छा खाएं, ईट राइट, जो हम पहले बता चुके हैं, फाइबर ज्यादा खाने चाहिए। और यहाँ पे फ्लैक्सीड वापस आ गया। फ्लैक्सीड कितनी कमाल की चीज है कि खाली 2 चम्मच दिन में ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी सुधारने में बहुत बहुत काम करता है। तो वापिस एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस लॉकडाउन में भी तीसी मिल पा रही है, प्लीज 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 इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। लिग्नेंस फैंटास्टिक हैं उसके, जिसको बायो एक्टिव उसके जो कंपाउंड होते हैं। डेली मोशन, डॉक्टर मार्क हैमन बोलते हैं कि पेट साफ होना रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको प्रोबायोटिक फूड आनी चाहिए और फाइबर आनी चाहिए, और वापस फ्लैक्सीड की बात हो रही है। तो फ्लैक्सीड का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये 3 चीजों का, प्रोबायोटिक चीजें, फाइबर और फ्लैक्सीड। कल हमने बात की थी ना कि 100 ग्राम अगर आप फ्लैक्सीड पाउडर लें, उसमें 27 ग्राम तो खाली फाइबर होता है पूरा पूरा। तो देखें कैसे आप इसको अपने डेली के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बड़े आराम से उसको एज ए चटनी खा पाता हूँ। सौरभ बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस दीज हार्मोन्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस दीज हार्मोन्स, एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है उससे ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। ऑलराइट, डेली मोशन की बात हो गई हमारी, और मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नाउ मूव ऑन टू हार्मोन्स को छोड़ते हैं और क्विकली आते हैं कि क्या जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या है, जेनेटिक कनेक्शन क्या है। क्या मेरे घर में सब मोटे हैं तो मैं भी मोटा होऊंगा? जरूरी नहीं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का भी बोलना है कि देखिए, कुछ जो हमारे इंसान में ही जो लोग हैं, जो एशियंस हैं, जो हम लोग हैं, ईस्ट इंडियंस हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, हम लोगों में ना, हम इंसुलिन ज़्यादा बनाते हैं। मतलब हम में कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस ज़्यादा होती है, तो हम थोड़ा भी कार्ब्स लें तो हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है एज कम्पेयर टू कॉकेशियंस, जो यूरोपियन लोग होते हैं उसमें। और ये बड़ा ही विशेष साइकिल होता है जिसमें आपकी बॉडी में वेट बढ़ता है, पर आपको भूख भी लगती है, आपको थकान भी होती है। अब इसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, खाने पे ख्याल रखें, ईट वेल एंड एक्सरसाइज। एंड अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, जो हेल्दी फूड्स खाने की बात हो रही है, और अगर आप एक्सरसाइज करें, डॉक्टर माइक हाइमन साहब का बोलना है कि अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रह के इन सब चीज़ों को करते हैं, तो आपको ओबेसिटी नहीं होगी, आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी। कहते हैं वो, किताब में भी लिखा है, 10-12 किताब लिख चुके हैं। तो जेनेटिक कनेक्शन क्या है देखिए। अभी देखिए, एक चीज और है जेनेटिक कनेक्शन के साथ साथ, डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये सुखद हार्मोन है। डोपामिन जब भी आपके बॉडी में रिलीज होता है तो आपको बड़ा ही वो खुमारी मस्ती आती है। ये डोपामिन रिलीज कैसे होता है? तो कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयां हैं जो कि डोपामिन रिलीज करती हैं, जैसे कोकेन, हेरोइन। इंडिया में तो ये सब नहीं मिलती हैं, बट विदेशों में बहुत प्रचलन है इसका। और ये क्या होता है, ये जाके डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और आप उस आनंद की अवस्था में रहते हैं। बट खाने में 2 चीजें हैं जो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज को प्रमोट करते हैं और वैसे ही ट्रिगर करते हैं। और ये 2 जो ड्रग्स है ना, वो हम सब लोग खाते हैं। पहला है शुगर, चीनी। दूसरा रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, फ्राइड मैदा वाली चीजें हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज को, डोपामिन रिसेप्टर्स को ट्रिगर करती हैं। इसीलिए लोगों को
और ये देखिए डोपामिन रिसेप्टर आपका ट्रिगर हो रहा है और आपको उसकी आदत हो गई तो आपको एडिक्शन हो जाएगी। तो आप बार-बार हेरोइन की तरफ जाएँगे, बार-बार कोकेन की तरफ जाएँगे, उसी तरह से आप बार-बार शुगर की तरफ जाएँगे, बार-बार आप मैदे से बनी चीज़ों की तरफ जाएँगे क्योंकि वो डोपामिन रिलीज़ रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर रहा है। तो अपने बॉडी पे सुने उसको, ध्यान दें। अभी मन में एक ख्याल आया, कुछ मीठा खाना है, भाई क्यों खाना? क्या ज़रूरत है मीठा खाने की? और अगर मीठा खाने का आपको मन ही हो रहा है, एक छुहारा खा के देखें, बहुत फैंटास्टिक सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक का आयरन, मिनरल्स वगैरह मिल जाएँगे। और ये क्रेविंग्स जो है ना बॉडी में जो आती है छोटी-छोटी, ये एक तरह से एक साइन भी है जो कि आजकल न्यूट्रिशनल साइंस में बताते हैं कि दिस इज़ साइन ऑफ यू बीइंग न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट। अगर आपकी बॉडी को सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में मिल रही हैं, जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, तो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। आपको रात को उठ के 12 बजे खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अपनी बॉडी को ध्यान देना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना कि मेरी बॉडी कौन से तरह के सिग्नल्स दे रही है। हाँ, लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी गुड। ये बताइए लाफिंग गैस रिलीज़ कभी होती है? ये काफ़ी दवाइयाँ हैं जो उस तरह का काम करती हैं। अपनी बॉडी को ध्यान दें, सुने तो ये तो जीन की बात हो गई। अभी देखिए सोशल कनेक्शन, ये आखिरी टॉपिक है इस वेट को मैनेज करने वाले में। अगर आपके दोस्त मोटे हैं, ओबीस हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, आपके मोटे होने के चांसेस 171% बढ़ जाते हैं। कितने? 171%। अगर आपके दोस्त मोटे हैं तो लाजिमी है कि आप भी मोटे हो जाएंगे। अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो आपका मोटापा आने का या मोटे होने के चांसेस 40% है। मैं वापस बोलूंगा, 171% वर्सेस 40%। तो जीन्स डिसाइड नहीं करती है कि आप मोटे होंगे, आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप मोटे होंगे कि नहीं। आप अभी इस चीज को गौर से देखिए। कुछ कल्चर में ही मोटापा नॉर्मल माना जाता है। हमारे यहाँ तो जो मोटा आदमी होता है उसको बोलते हैं बड़ा हेल्दी हो गया, मतलब ये बहुत हेल्दी हो गया। अरे भाई हेल्दी नहीं हो गया, मोटा हो गया है। तो हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम जो चीजें बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है भी सोचना चाहिए। मोटे लोग हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सोशल कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बशर्ते कि आपके जीन्स से। अभी इसको कैसे प्रूव किया डॉक्टर मार्क हाइमन साहब ने? वो एक चर्च में जाते थे जहां पे 15,000 लोग उस चर्च के ग्रुप मेंबर्स थे। उन्होंने एक और डॉक्टर के साथ मिल करके एक उन सब लोगों को प्रेरित किया कि आप सब लोग ना, और खासकर एक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ओबेसिटी भी देखी गई थी। तो उन्होंने एज अ सरमन, जो पादरी होते हैं उनके थ्रू लोगों को बताया, कहा कि आपको ना ये वजन कम करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें खाएं, जो ये प्लांट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा खाएं, 75% क्लीन फैट खाएं। 15,000 लोगों ने उसका पालन किया और खाली 10 महीने में 2.5 लाख पाउंड वजन कम किया अपना। कमाल। तो उसके बाद इतने प्रभावित हुए कि उन लोगों ने एक डैनियल प्लान है जो उसके नाम पे किताब भी लिखी, जो आप चाहें तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। डैनियल प्लान क्या है, जिसमें 15,000 लोगों ने 10 महीने में 2.5 लाख पाउंड वजन कम किया था। पीयर ग्रुप, आपका दोस्त क्या आपको गलत खाने पे रोकता है क्या? भाई क्या खा रहा है, क्या कर रहा है? अच्छी हैबिट। किन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं? लाइक माइंडेड पीपल। अगर आपके 4 दोस्त ग्रीन टी पीने वाले हैं और आप इकलौते दूध का चाय पीने वाले हैं, तो आप धीरे 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 अच्छा एक दिन ट्राई करके देखते हैं। तो अच्छी हैबिट्स ना, वो भी आप अपने पीयर ग्रुप में सीखते हैं, बुरी हैबिट भी अपन पीयर ग्रुप में सीखते हैं। तो अभी आप लोग ही अपनी आप को, और हम जो बातचीत कर रहे हैं, कितने सारे लोग ये वीडियो देखते हैं। हाँ, सब लोग पालन तो नहीं करते हैं, बट कुछ लोग रेगुलरली आते हैं, इसको देखते हैं। तो हमारे एक कहते हैं लोग, काफ़ी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जब भी आपका समय आता है ना, प्रारब्ध जब भी समय आता है, तो कोई ना कोई शिक्षक कहीं ना कहीं से आ जाता है आपको सिखाने के लिए। तो अगर हम आप आज मिलके इस बातों को कर पा रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की, मतलब हमारा समय आ गया चेंज करने का, परिवर्तन लाने का। राजीव जी बोल रहे हैं मुझे चटपटा खाने का मन करता है। अच्छी बात है। हाँ, राजीव जी बोलते हैं खाते पीते घर से हैं। खाते और पीते, मोटा हो गए बोले खाते पीते। ये देखिए, ये भी गलत नहीं था। पहले तो लोग ज्यादा भूखमरी से ही मरे ना। तो
जैसे ही आप अपने आप को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं तो बॉडी भी क्या बोलती है कि ये बंदा स्ट्रेस में है, या तो अकाल पड़ गया या खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, बॉडी में फैट जमा करना चाहिए। आप न्यूट्रिशन में आप कैलोरीज कट करते हैं तो भी बॉडी को लगता है कि अकाल चल रही है, तो क्या करता है, फैट ज्यादा जमा करो। लेकिन जब भी आप सही क्लीन फैट खाना चालू करते हैं तो बॉडी ऑल्सो गेट्स द सिग्नल, फैट तो मिल रही है, मतलब। और फैट कब मिलता है आपको, बड़े बहुत ही आसानी से मिलने वाला नहीं। अभी विकी कल पूछ रहे थे मेरे से कि ये वेजिटेबल ऑयल खाना है कि नहीं खाना है। वेजिटेबल ऑयल के ऊपर तो हम एक अलग एपिसोड करने वाले हैं। मोटा मोटा आपको बता दूं, 1900 साल पहले, मतलब एक सदी पहले तक वेजिटेबल ऑयल नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो पहली बार वेजिटेबल ऑयल निकाला गया था उसको एज ए इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट यूज किया गया था। बाद में उसको फिल्टर करना, गंदगी हटाना, उसका गंध हटाना कर करके, हीट एक्सट्रैक्शन, क्या क्या चीजें करके वो वेजिटेबल ऑयल निकल के आई, जिसको कंपनीज ने हमें ऐसे बेचा कि वो घी से, लार्ड से, जो कोकोनट ऑयल है उनसे अच्छा है, और हम सब उस चक्कर में फंस गए। तो आज के डेट में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इतनी सारी हमारी बॉडी में वेजिटेबल ऑयल की तरफ से वजह से ही आ रही। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब एक नेफ्रोलॉजिस्ट ने हमें, पापा को दिखाने गए थे, रेखा दुबे नाम उनका, तो उन्होंने बताया कि आपको पूरे फैमिली में पूरे महीने में 1 लीटर तेल से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या बकवास करते हैं डॉक्टर, यहाँ तो 5 लीटर। हमने तो अभी कई जगहों पे देखते हैं कि लीटर की छोड़ दीजिए, वो 10 लीटर वाले में उनका नल लगा होता है तेल का, इतना तेल कंजम्पशन होता है। कुछ कम्युनिटीज में तेल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, आप उनको जोड़ के देखें तो वहाँ पे आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा भी मिलेगी। तो तेल का कनेक्शन गुड हेल्थ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विकी इज सेइंग आई स्टार्टेड हैविंग ग्रीन टी इन ऑफिस आफ्टर ऑल ऑफ देम स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट। ट्रू, सेम हियर। मेरा एक मित्र था, जब भी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकी आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, वो भाई साहब व्हाइट ब्रेड छूते ही नहीं थे। व्हाइट ब्रेड खाने वालों को इतनी घृणा की नजर से देखते थे ना, हम भी उसको देख करके व्हाइट ब्रेड छूना बंद किया, ब्राउन ब्रेड। तो what kind of company you keep decides what kind of health and overall outcomes you'll have. So we are wrapping up today's episode of how to be healthy and keep the weight in control. उम्मीद है आप सबको आज की एपिसोड ठीक ठाक लगी होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगले सप्ताह मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल वाला भी पकड़ेंगे, डेयरी के ऊपर भी बात करेंगे, और हम थोड़ी वायरस, बैक्टीरिया और हमारा जो रिलेशन है, अभी थोड़ा वायरस से रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहता है, बहुत सारे वायरसेस आए और गए, ये भी जाएगा। इस उम्मीद के साथ आपको अगले वीक में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। सी यू ऑल, बाय।